तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे होंगे। तो स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। हमारे प्राचीन भारत का मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा है। उसी क्रम में क्या है, हमने बहुत से लेक्चर कवर कर लिए हैं और अंत इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या है, चंदेल वंश की बात की थी। ठीक है, जितने भी चंदेल वंश में शासक हुए हैं उसके संदर्भ में हमने बात की थी। आज हम एक फिर से नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि परमार वंश के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जितने भी परमार वंश हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इसके यहाँ पर परमार वंश की। जितने भी यहाँ परमार वंश हुए हैं, हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कशन अबाउट एमपी। किसकी? एमपी का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एमपी का जो प्राचीन इतिहास है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्या है, चंदेल वंश की बात कर ली थी। अब हम क्या है, परमार वंश की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम क्या है, हम किसी भी शासक की बात करते हैं, चाहे वो वंश की बात करते हैं या जो भी राजा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस राजा ने या उस डायनेस्टी का या उस जो वंश है उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था या उसने किस क्षेत्र पर अधिकार किया और उसके बाद उसने क्या है, क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो हम देखते हैं कि उसने अपने क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक किया और वर्तमान में उसने क्या है, कहाँ पर क्या है, शासन किया। तो अगर हम बात करेंगे परमार वंश के बारे में, तो ये इन्होंने कहाँ किया, जो हम बात करेंगे मालवा के क्षेत्र पे इन्होंने क्या है, अधिक यहाँ पर क्या है, शासन किया। मालवा क्षेत्र, मालवा। अगर हम प्राचीन संदर्भ में बात करें, तो अगर हम जहां हमने देखा था कि प्राचीन, अगर हम भारत के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो उस समय क्या है, जो 4 संस्कृतियां थी, जिस समय अगर हम बात करें पुरापाषाण काल के बारे में बात करें, तो उस समय क्या है, 4 संस्कृतियां हुआ करती थी। तो उसमें 4 संस्कृति में क्या है, एक मालवा संस्कृति में एक मालवा संस्कृति भी थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें परमार वंश के बारे में, तो परमार वंश के बारे में बात करें तो ये क्या है, पहले किसके अधीन थे? ये प्रतिहारों के अधीन थे। किसके? प्रतिहारों के अधीन थे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मालवा वंश की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो मालवा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। ये सबसे पहले क्या है, प्रतिहारों के ही क्या थे, अधीन थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रकूट, तो यहां पर हम बात करें राष्ट्रकूट में एक शासन हुआ, दंती दुर्ग। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट में ही क्या है, एक शासन हुआ। राष्ट्रकूट में ही क्या है, एक शासन हुआ। उसका नाम क्या है, दंती। उसका नाम क्या है यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर राजकोट में ही क्या है, एक शासक हुआ। यहाँ पर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या है, बाद में इन्हें क्या है, सामंत नियुक्त किया। बाद में क्या है, इन्हें सामंत नियुक्त किया। इतना आप लोग समझ में आप लोगों के आ रहा होगा। ठीक है, परमार वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्षेत्र है इनका, मालवा का क्षेत्र है। पहले ये किसके अधीन थे, तो पहले प्रतिहारों के अधीन थे। उसके बाद फिर राष्ट्रकूट में एक शासक हुआ दंती दुर्ग। बाद में क्या है, दंती दुर्ग ने क्या है, इन लोगों को क्या है, सामंत के रूप में क्या है, नियुक्त किया। अगर हम बात करें संस्थापक की, अगर हम परमारों में अगर हम बात करें तो किसने संस्थापक किया था इसका, तो उपेंद्र कृष्ण ये हैं संस्थापक। Who was फाउंडर? तो उपेंद्र कृष्ण ने क्या है, इस वंश की नींव डाली थी, उपेंद्र कृष्ण ने। और उसके बाद जब यहाँ पर क्षेत्र पर कब्जा भी किया, तो यहाँ पर क्या है, राजधानी तो बनाएंगे डेफिनेटली। तो राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी हुआ करती थी धार राजधानी हुआ करती थी ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें तो ये तो क्या है, अधीन थे किसके, तो पहले प्रतिहारों के अधीन थे, उसके बाद फिर राष्ट्रकूट के अधीन गए। तो इसमें पहला एक स्वतंत्र
राजा हुआ, पहला एक स्वतंत्र राजा हुआ, अगर हम बात करें वो कौन था, सीमुक। ये है प्रथम स्वतंत्र राजा। जो सीमुक है वो क्या है, पहला स्वतंत्र राजा हुआ। मतलब ना ये जो सीमुक है वो क्या है, ना प्रतिहारों के अधीन था और ना राष्ट्रकूट के अधीन था। तो ये क्या है, पहला स्वतंत्र राजा हुआ था सीमुक। इसको क्या है, श्रीहर्ष भी कहते हैं, इसको श्रीहर्ष भी कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में किसके, परिमार वंश की। तो परिमार वंश में हम बात करते हैं कि क्षेत्र कहां पर इन्होंने राज किया, तो मालवा क्षेत्र है। पहले ये प्रतिहारों के अधीन थे, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रकूट शासक हुआ एक दंती दुर्ग, उसने क्या है, इनको क्या है, सामंत नियुक्त किया। बाद में क्या है, क्या होता है, उपेंद्र कृष्ण राज है वो संस्थापक होता है परमार वंश का, ठीक है। लेकिन अधीनी काम करता है इनके एक राजा हुआ सीमुक, श्रीहर्ष जिसको बोलते हैं, उसने क्या है, पहला स्वतंत्र शासक हुआ परमार वंश का। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फिर आगे आगे हम बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां तक की क्लियर कहानी हो रही होगी। अब हम बात करेंगे आगे, इसके बाद कौन शासक हुआ, तो बागपति मुंज के बारे में आप लोग जानते होंगे। यू आर नो अबाउट बागपति मुंज। तो बागपति मुंज के बारे में आप लोग जानते होंगे, इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और हम बात करें फिर आगे, यहां मैं बड़ा सा लिख देता हूं आपको। बागपति मुंज के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब हम बात करें आरंभिक शासकों में, तो आरंभिक शासकों में क्या है, जो मुंज है क्या है, बहुत ही शक्तिशाली था। कैसा था, बहुत ही शक्तिशाली था। शक्तिशाली कहें, प्रभावशाली कहें, एक ही बात है। आरंभ में अगर हम बात करें किसकी, परिवार वंशों में, तो जो बागपति मुंज है वो क्या है, एक बहुत ही क्या है, शक्तिशाली शासक है। इसने क्या है, चालुक्य नरेश, अगर हम बात करें चालुक्य नरेश, यहां पर चालुक्य नरेश, और हम बात करें चालुक्य नरेश अगर हम बात करें यहां पर किसकी, चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को कई बार परास्त किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि शक्तिशाली तो है। चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को कई बार हराया या परास्त किया, ठीक है। तो चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को क्या है, कई बार यहां पर क्या है, उसने हराया है। तो अब हम बात करें उसके दरबार में कौन कौन रहा करता था। तो उसके दरबार में क्या है, परिमाल पदम, हम बात करते हैं परिमाल पदम गुप्त की। उसके बाद नव सहांसक कचरित धनिक धनंजय हलायुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान रहते थे। तो अगर हम बात करें कौन कौन से विद्वान रहते थे, तो परिमल पदम, अगर हम बात करें यहाँ विद्वानों की, तो विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले परिमल पदम। तो परिमल पदम ये गुप्त हो गए, ये हो गया परिमल पदम। ये विद्वान है, कौन है, ये इनके दरबार में विद्वान है। इसके बाद बात करें हम, अगर हम बात करें तो धनंजय की बात करें, है ना, धनंजय की बात करते हैं हम किसकी, अभिधान रत्नमाला। अगर हम बात करें किसकी, अभिधान रत्नमाला। तो ये सब इनके दरबार में क्या है, विद्वान थे।
और अमित। अमित, तो ये सारे क्या हैं? विद्वान हैं। ये सारे कौन है? विद्वान हैं। और हम एक और बात करें यहां पर, तो दरबार में कौन कौन है? परिमल पदम गुप्त हो गया, धनंजय हो गया, है ना, अभिधान रत्नमाला अमित, और नव सहान संचित। तो ये इनके दरबार में क्या है? विद्यमान है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर अगले राजा की, तो अगले राजा की बात करते हैं। तो यहाँ तक हम बागपति मुंज के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक हमने बागपति मुंज के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सिंधुराज। अगला राजा कौन है? सिंधुराज। तो उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, सिंधुराज के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम सिंधुराज के बारे में बात करते हैं, अगला जो हमारा कौन है? सिंधुराज। तो सिंधुराज के बारे में अगर हम बात करें, किसका पुत्र है? किसका पुत्र? किसका पुत्र है? और उसके बाद हम देखेंगे उपाधि कौन कौन सी ग्रहण की और उन्होंने क्या क्या किया। तो अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर परिमल गुप्त, ये विद्वान है। तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने क्या है, एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर रचना की, यहाँ पर एक रचना की, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या रचना की? नव सह संघ। तो ये रचना की किसके ऊपर? ये सिंधुराज के ऊपर रचना की। किसने? परिमल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहां पर क्या है? सिंधुराज की उपाधि इसने धारण की। सिंधुराज की उपाधि, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऐसा बस लिख रहा हूं कि सिंधुराज की क्या है? उपाधि धारण की। जो परिमल गुप्त है उसने क्या है? नव सांगी की क्या है, एक प्रकार से ग्रंथ की। यहाँ पर किसके ऊपर लिखा है? सिंधुराज के ऊपर। और सिंधुराज की है उपाधि धारण की। ठीक है, और हम बात करें इसके बाद, जो परिमल है वो क्या है? सिंधुराज का भी क्या है? यहाँ पर दरबारी था। तो अगर हम बात करें परिमल की, तो दरबारी किसका भी था? तो दरबारी यहाँ पर क्या है? सिंधुराज का भी क्या है? ये यहाँ पर दरबारी था। इसके पहले जो बागपति मुंज है उसका भी क्या है? ये दरबारी था। ठीक है, और इसके बाद जो अन्य उपाधियां हैं, है ना, तो श्री वल्लभ की उपाधि है। उपाधियां की बात करें आदि, तो श्री वल्लभ है, श्री वल्लभ हो गया। और श्री वल्लभ के बाद अगर हम बात करें और उपाधि में, तो पृथ्वी वल्लभ। यहाँ पर हम बात करें और उपाधि की, तो पृथ्वी वल्लभ यहीं पर हो गया। अमोघ वर्ष, यहाँ पृथ्वी वल्लभ और अमोघ। यहाँ पर एक और उपाधि है, वो कौन सी है? अमोघ वर्ष, ये हो गया। इतनी सारी उपाधि हैं। तो सिंधुराज उपाधि एक, तो उसके बाद श्री वल्लभ, उसके बाद पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। ठीक है, सिंधुराज की कहानी, सिंधुराज के बारे में समझ में आया। तो सिंधुराज के बारे में बात करें, तो परिमल गुप्त है, उसने क्या है? एक यहाँ पर क्या है? एक नव सहसंघ की रचना की है। किसके ऊपर? सिंधुराज के ऊपर। उपाधियों में श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें सिंधुराज की बात करें, है ना, सिंधुराज का जो पुत्र है उसके बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर जो पुत्र हुए हैं वो हुए हैं राजा भोज। सबने सुना होगा इनके बारे में, ये है राजा भोज, इनके बारे में बात करेंगे। राजा भोज वो इन्हीं के क्या हैं, पुत्र हैं। शासन अगर हम बात करें इनकी, तो अगर हम इनकी शासन की बात करें तो यहाँ 10, यहाँ हम बात करें 10, मतलब 1000 से लेकर उन्होंने क्या है 1060 तक इन्होंने क्या है शासन किया है। 1000 अगर हम बात करें 1010 ईस्वी से लेकर यहाँ पर 1060 तक क्या है इनने शासन किया है, इनका शासनकाल चला है। किनका, राजा भोज का, इन्हीं का पुत्र है, इन्हीं का पुत्र है। यहाँ तक की जानकारी आपको क्लियर हो रही होगी, यहाँ तक आपको क्या है कोई भी दुविधा नहीं हो रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये जो है राजा भोज वो क्या है, एक योग्य और प्रतापी क्या है शासन रहे। कौन रहे, एक योग्य और एक प्रतापी शासन। क्या है इन्होंने क्या है आरंभ में ही क्या है जो चेदी मतलब कलचुरी, चेदी मतलब कलचुरी गुजरात, लाट, कर्ण आदि राजा को परास्त किया था। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इनको रफ करें और रफ करके अगर हम आपको बताएं कि इन्होंने क्या क्या किया, तो आप थोड़ा सा इनके बारे में समझोगे कि किन किन को परास्त किया। तो हम यहाँ रफ कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजा भोज के बारे में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट किंग भोज। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजा भोज के बारे में। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजा भोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो चेदी है, चेदी, तो यहाँ अगर हम साइड में लिखेंगे प्रतापी और योग्य शासक। प्रतापी योग्य शासक तो थे ही राजा भोज। चेदी अगर हम बात करें इन्हीं को क्या है फिर अपन ये कलचुरी, ठीक है, गुजरात, लाट, कर्णादि, इनको क्या है यहाँ पर परास्त किया, या यहीं पर क्या है अपन बोले कि इनको हराया। यहीं से पता चलता है कि कितना यहाँ पर योग्य शासक था, यहाँ पर योग्य शासक था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, राजा भोज के बारे में शासनकाल अगर मैंने मतलब अभी जस्ट पहले लिखा था 10 से लेके यहाँ पर 10 और 60 यहाँ तक क्या है इन्होंने शासन किया। तो चूंकि अगर हम बात करें फिर बाद में इन लोगों को मतलब क्या है हरा देता है, तो लेकिन क्या है बाद में जो सोलंकी होते हैं और कलचुरी होते हैं वो क्या है मिलकर क्या है फिर राजा भोज पर आक्रमण करते हैं और उनकी जो नवनिर्मित क्या है राजधानी होती है धार होती है, उस जो मतलब कहाँ पर है पूर्व में जो क्या है पूर्व में वो उज्जैनी थी, वहीं पर थी। तो धार को क्या है लूट लेते हैं कौन, सोलंकी और जो मैंने बताया था कि चेदी, दोनों मिलकर क्या है राजा भोज पर आक्रमण करते हैं और उनकी जो नवनिर्मित राजधानी होती है उसको वो लूट लेते हैं धार को। फिर क्या है यहाँ तक अब मैं अगर आपको बताऊं यहाँ लिखूं तो सोलंकी जो है यहाँ पर सोलंकी है और चेदी दोनों क्या है संयुक्त क्या है आक्रमण करते हैं राजा भोज पर और क्या करते हैं धार जो राजधानी थी उसको लूट लेते हैं, उसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं लूट लेते हैं।
उसको लूट लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। जो सोलंकी है और जो कलचुरी है, जो कलचुरी है, सोलंकी है, कलचुरी है, वो क्या है, मिलकर आक्रमण करते हैं राजा भोज पर, और उनकी जो राजधानी है धार, उसको क्या है, लूट लेते हैं। तो ये जो धार है वो कहां पर है, पूर्वी उज्जैन, पूर्वी उज्जैनी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजा भोज ने क्या है, फिर भोजपुर नामक एक नगर बसाया। अगर हम बात करें तो यहां पर राजा भोज ने भोजपुर नगर बसाया। भोजपुर नगर बसाया, यहां पर नगर बसाया। उसके बाद क्या है, यहां पर राजा भोज ने क्या है, जो हिंदू शासक है, जो हिंदू शाही शासक है, अगर हम बात करें आनंदपाल, उसको क्या है, जो महमूद गजनवी के साथ क्या है, महमूद गजनवी के क्या है, विरोध में सहायता भी प्रदान की। अगर हम बात करें हिंदू शाही शासक आनंदपाल, तो अगर हिंदू शाही शासक आनंदपाल की क्या है, सहायता की राजा भोज ने। आनंदपाल की सहायता की किसके विरुद्ध, तो यहाँ अपन विरोध, अगर हम बात करें विरोध में, तो वर्सेस अगर हम बात करें तो गजनवी है महमूद, उसके विरोध में क्या है, आनंदपाल की सहायता की किसने, राजा भोज ने। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बात करें, और उसके बाद में जो पुत्र होता है ना राजा भोज का, त्रिलोचन पाल। अगर हम बात करें इसके, यहाँ जो राजा भोज हैं उनके पुत्र की त्रिलोचन पाल, वो फिर बाद में क्या है, शरण भी देते हैं। वो क्या है, बाद में शरण भी देते हैं। वो बाद में क्या है, शरण भी देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिर एक, अगर हम डेट की बात करें 1043, तो 1043 में क्या होता है, 1043 में क्या है, जो राजपूतों के साथ क्या है, राजपूतों के साथ मिलकर क्या है, हांसी, थानेश्वर और नगरकोट आदि स्थानों को क्या है, मुसलमानों से छीनने में सहायता इनको मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर हांसी, थानेश्वर और नगरकोट, यहाँ पर अगर हम इसको रफ कर देते हैं, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां अगर हम 3 स्थानों की बात करें, हांसी हो गया और थानेश्वर, और एक और क्षेत्र है, हांसी हो गया और नगरकोट, यहाँ पर एक और क्षेत्र है जो है नगरकोट, ये हो गया नगरकोट। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, यहाँ जो राजपूत शासक है और स्वयं त्रिलोचन, वो क्या है, मिलकर यहाँ पर क्या है, मुसलमान शासकों को कहते थे, जो कि क्या है, उन्हीं क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनवी के ही संदर्भ में थे मुसलमान शासक। तो उनसे ये क्या है, छीन लेते हैं ये, और सफलता मिलती है छीनने में। ठीक है, हांसी, थानेश्वर और नगरकोट। तो यहां तक कि आप लोगों को समझ में ठीक है आ रहा होगा। तो यहां पर क्या है, जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं, तो बागपति मुंजी के दरबार में भी क्या है, बहुत सारे विद्वान थे। उसके बाद बागपति का जो पुत्र हुआ, उसके दरबार में भी बहुत सारे क्या है, दरबारी थे। तो यहाँ पर भी क्या है, जो राजा भोज है वो भी क्या है, यहाँ पर बहुत सारी मतलब जो दरबारी हैं और विद्वान हैं, उनको क्या है, आश्रय देंगे, या उनके दरबार में हम कह सकेंगे विद्वान रहे होंगे और आश्रय ऑलमोस्ट दिया होगा, क्योंकि हमारे पास ऐतिहासिक जो है स्रोत
है। तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि उनके दरबार में कौन कौन थे, तो श्रृंगार मंजरी काव्य नाटक, जब मैं अगर आपको यहाँ मतलब मोटे मोटे में बताऊं तो समराग, अगर मैं आपको बताऊं तो श्रृंगार जो मंजरी है काव्य, श्रृंगार जो मंजरी है वो क्या है, काव्य नाटक है। युक्त कल्पतरु विद्या ग्रंथ है, उसके बाद तव प्रकाश शैव ग्रंथ है, श्रृंगार शतक है, उसके बाद शब्दानुशासन है, उसके बाद पंतजल योग है, उसके बाद सूत्रवृत्ति है, योग प्रसाद आदि लिखे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें उनकी रचनाओं के बारे में, और यहां पर अगर हम बात करें रचना, तो यहां हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी ये क्या है, ये काव्य नाटक है, ये है काव्य नाटक है। ये हो गया हमारा काव्य नाटक, श्रृंगार मंजरी ये है काव्य नाटक है। अगर हम बात करें फिर सूत्रवृत्ति, ये है योग शास्त्र, ये क्या है, योग शास्त्र है, ये है योग शास्त्र। सूत्रवृत्ति जो है वो है योग शास्त्र है। अब हम बात करेंगे तव प्रकाश, यहां पर हम यही बात करते हैं तव प्रकाश, तो ये शैव ग्रंथ है। तव प्रकाश ये कौन है, हमारा शैव ग्रंथ। हम रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर क्या है जिक्र कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर हम बात करें या आयुर्वेद, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम आयुर्वेद के संबंध में बात कर रहे हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद सर्वस्व। शिल्प अगर हम बात करें फिर आगे, हम आगे बात करें रांग गुण सूत्र, समरांग गुण सूत्र की अगर हम बात करें, ये क्या है, शिल्प शास्त्र है। ये क्या है, शिल्प शास्त्र है। ये शिल्प शास्त्र है, ये है शिल्प शास्त्र। तो ये सारी रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं हैं। शब्दानुशासन भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिखें शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, तो ये सारी रचनाएं हैं किसकी, जो राजा भोज है उनकी है। तो यहां तक उन्होंने ये सब लिखे। अगर हम निर्माण की बात करें तो उन्होंने क्या क्या निर्माण किया, तो यहां पर उन्होंने क्या है निर्माण की बात करते हैं तो जो भोजताल है भोपाल, वहां पर क्या है एक नगर बसाया जो भोजताल है। ये कहां पर है, भोपाल है। उसके बाद अगर हम बात करें धार, यहां पर क्या है सरस्वती मंदिर। धार की बात करें तो सरस्वती मंदिर में क्या है संस्कृत विद्यालय और मंदिर के समीप विजय स्तंभ। तो मंदिर के समीप क्या है संस्कृत विद्यालय। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो संस्कृत विद्यालय है
संस्कृत विद्यालय। और यहीं पर क्या है, मंदिर के समीप, मंदिर के जो समीप है वहां पर क्या है, विजय स्तंभ है। वो क्या है यहाँ पर, विजय स्तंभ। यहीं पर क्या है, विजय स्तंभ है। यहीं पर क्या है, विजय स्तंभ है। तो निर्माण कार्य में अगर हम बात करें तो भोजताल भोपाल में एक नगर बसा है। धार में अगर हम बात करें तो सरस्वती मंदिर में क्या है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय। और उसके बाद हम बात करें उसके समीप क्या है, विजय स्तंभ की रचना करवाई है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा परमार वंश। अब हम बात करेंगे कलचुरी वंश के बारे में। किसके बारे में आप बात करेंगे, कलचुरी वंश के बारे में। और हम फिर धीरे धीरे क्या है, जो हमारा प्राचीन मध्य प्रदेश है उसको हम क्या है, समाप्त करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को कहानी स्पष्ट हो रही होगी। आगे हम बात करेंगे इसके कलचुरी वंश के बारे में। तो यहां तक की आपको बात क्लियर हो रही होगी। यहां पर हम बात करें किस वंश की, कलचुरी वंश की। यहां क्या चल रहा है, यहां एमपी। कलचुरी वंश के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ एक प्रकार से मैं यहाँ 550 से लेकर, अगर हम बात करें शासन तो बहुत मतलब है डिटेल में, अगर हम यहाँ पर बात करें 550 से लेकर 1750, बहुत लंबे टाइम पीरियड है। 1750 या 40 के आसपास है डेट का, यहाँ 50 या 40, यहाँ हम लिखेगा इसमें। यहाँ तक अपन हम बात करें तो जो पहले जो महेशमती है ना, जो पहले महेशमती, इसी को हम कहते हैं महेश्वर, वो स्थापित हुआ था कलचुरी शासकों ने। ठीक है, और अधिकांश समय क्या है, त्रिपुरी जो जबलपुर है उसमें क्या है, शासन किया था। इतना आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर बाद में क्या है, जो शंकरगढ़ और बुद्धराज हुए, उसमें बुद्धराज को क्या है, चालुक्य राजा जो मंगलेश है उसने क्या है, मार दिया। उसके बाद कलचुरी क्या है, त्रिपुरी में आकर बसे। मतलब जो हम यहाँ बात कर रहे थे, पहले कहाँ थे, पहले क्या है, जो महेशमती है, महेश्वर, पहले कहाँ पर थे, महेश्वरी। जो अगर हम बात करें जो महेश्वर है, महेशमती, तो पहले जो कलचुरी शासक है वहां पर उन्होंने क्या है, शासन स्थापित किया। और फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो त्रिपुरी है, जबलपुर है, उसमें कैसे आगे बस जाते हैं वो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृष्णराज तो पहला शासक था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो चालुक्य जो है, यहाँ पर चालुक्य जो है, चालुक्य राजा कौन होता है, मंगलेश। तो मंगलेश क्या है, वहां पर जो बुद्ध राज है उसको हरा देता है। और फिर जो हमारे जो कलचुरी हैं वो त्रिपुरी में आकर बसते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मैं आपको पहले समझाऊं तो पहले ये कहाँ थे, अगर पहले बात करूं, ये थे महेश, पहले ये थे वहां कहाँ पर, महेश्वर। ठीक है, और अगर हम बात करें महेश्वर में थे, अगर आपने सुना होगा कि फिर यहाँ पर इनकी जो त्रिपुरी है, ये त्रिपुरी कहाँ है, ये है जबलपुर। और जो महेश्वर है, ये जो महेशमती है, ये जो त्रिपुरा है, ये आप इसी को बोलते हैं। और ये है जो हमारे महिष, ये जो हमारा जो महिष है, महेशमती, इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले जो कलचुरी स्थापित हुए थे वो क्या है, महेश्वर में ही हुए थे। तो अगर हम बात करें जो महेशमती का जो शासक था पहला, अगर हम महेशमती का जो शासक का पहला शासक की बात करें तो कृष्णराज। कौन था, कृष्णराज, ये था महेशमती का पहला शासक। यहाँ पर लिख दे पहला शासक। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि महेशमती पहला शासक था कृष्णराज। ठीक है, पहला शासक था कृष्णराज। यहाँ तक कि आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। बाद में इसमें दो राजा होते हैं, बाद में अगर हम बात करें, बाद में, और
यहीं से आपको मतलब त्रिपुरी की कहानी शुरू होती है कि त्रिपुरी जबलपुर में ये जो कलचुरी है वो कैसे है। बाद में दो राजा होते हैं, एक तो हो गया शंकरगढ़, दूसरे राजा होते हैं बुद्धराज होते हैं दूसरे राजा। तो इन्हीं जो होते हैं सेकंड वाले जो बुद्धराज हो ना, इन्हीं को क्या है, इन्हीं को क्या है, चालुक्य राजा मंगलेश क्या है, मार के भगा देता है, मार कर भगाया। फिर ये कहां पर आगे बसे, फिर ये बसे यहाँ पर फिर ये कहां बसे, त्रिपुरी जबलपुर में। तो आप लोगों को इतनी कहानी अभी तक समझ में आ रही होगी कलचुरी वंश की। हम बात कर रहे हैं कलचुरी वंश की, तो जो हम बात करें कलचुरी वंश की, तो 550 से लेके 1750 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। तो सबसे पहले महेश्वरी की जो शाखा हुई है वो है कहां पर, हमारा महेशमती। और पहला राजा हुआ था कौन, कृष्णराज, ये पहला शासक है। बाद में 2 राजा और हुए जिसको हम बात करें शंकरगढ़ और बुद्धराज। तो बुद्धराज को ही क्या है, चालुक्य राजा मंगलेश वो क्या है उसको पराजित करता है और क्या है मारकर भगा देता है। फिर जो कलचुरी है वो क्या है, त्रिपुरी जबलपुर में आके बसते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब भाई जबलपुर में संस्थापक कौन है, तो जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में बामराज देव। यहाँ जबलपुर में संस्थापक कौन है, यहाँ पर बामराज देव है, ये है यहाँ पर जबलपुर के संस्थापक, ये है जबलपुर के संस्थापक बामराज देव। यहां तक और इन्हीं के राज्य को क्या है, चेदी राज्य भी कहा जाता है। इनके राज्य को चेदी राज्य कहते हैं, इन्हीं के राज्य को क्या है, चेदी राज्य भी कहते हैं। यहां तक कि आप लोगों को कहानी आराम से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो कोकल के समय ही क्या है, इनके राज्य का मतलब उत्थान हुआ। कोकल जो है, जो यहाँ पर हम बात करते हैं कोकल, इन्हीं के समय क्या है, यहाँ पर जो हमारे जो कलचुरी है उनका क्या है उत्थान हुआ एक प्रकार से। अब हम बात करें बाद में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा गंगेय देव का। बाद में क्या है, गंगेय देव ने क्या है बाद में अनेकों युद्धों में क्या है भाग लिया, बाद में अनेकों युद्धों में क्या है भाग लिया। और उनके बाद में अगर हम बात करें लक्ष्मीकरण जो उनके पुत्र हैं, तो उनके बाद में जो लक्ष्मीकरण है उन्होंने भी क्या है यही किया और मतलब बहुत सारे युद्धों में क्या है भाग लिया। अब हम बात करें जो उन्होंने क्या है गुजरात के जो चालुक्य शासक हैं उनके साथ परमार राजा भोज को क्या है मार डाला। मतलब यही हम बात करेंगे ना कि भाई बाद में क्या है, हमने इससे पहले ही मतलब हमने बात इसके पहले ही की थी कि कलचुरी और चालुक्य मिलकर क्या है परमार डायनेस्टी पर क्या है हमला करते हैं, परमार डायनेस्टी पर हमला करते हैं और उनको क्या है यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। ये हमने अभी जस्ट ही हमने बात किया था। लेकिन क्या है फिर बाद में क्या है कलचुरी का भी क्या है एक प्रकार से पतन शुरू होता है और इस राज्य में क्या है मुसलमान जो शासन है वो स्थापित हो जाता है। तो यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आ रही हो तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम देख यहाँ तक की मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। तो गंगेय देव के बाद लक्ष्मीगढ़, ये 2 शासक हैं वो, और मैं आपको इनकी कहानी समझा देता हूँ। गंगेय और लक्ष्मीगढ़ थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोशनी डाल दूँ मैं आपके लिए। जो गंगेय हैं और लक्ष्मी, यहाँ तक जबलपुर में आप बामदेव समझ चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें फिर बाद में जो गंगेय
अगर हम बात करें गंगेदेव, उसके बाद लक्ष्मीकर्णी या लक्ष्मीकर्ण, गंगेदेव हो जाते हैं बाद में, है ना, गंगेदेव या लक्ष्मीकर्ण, सॉरी लक्ष्मीकर्णी नहीं है, लक्ष्मीकर्ण है, बाय मिस्टेक हो गया, लक्ष्मीकर्ण, ये इन्हीं के पुत्र हैं, ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र। तो गंगेदेव क्या करते हैं, इन्होंने भी कई युद्ध किए और लक्ष्मीकर्ण इन्होंने भी क्या है, मतलब अपने पिता जैसे ही क्या है कई युद्ध किए। तो ये क्या करते हैं आपको पता है कि चालुक्यों से मिलके, चालुक्य हो गया और चालुक्य हो गए और यहाँ पर हो गए हमारे कलचुरी। हमने देखा था इसके जस्ट मतलब वीडियो में भी, कलचुरी, चालुक्य और कलचुरी यहाँ पर दोनों संयुक्त होके परमार पर क्या है, यहाँ पर जो परमार वंश है उस पर क्या है आक्रमण करते हैं और राजा भोज की यहाँ पर क्या है हत्या हो जाती है। परमार वंश पर आक्रमण करते हैं और राजा भोज की यहाँ पर हत्या हो जाती है, मतलब राजा भोज को मार देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोग को समझ में आता है। और बाद में जब कलचुरी का पतन होता है ना, जब पतन होता है तो वहां पर क्या है मुस्लिम शासक हो जाते हैं। जो मुस्लिम शासक इस पर क्या है क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। मुस्लिम जो शासक है वो अधिकार कर लेते हैं, मुस्लिम शासन। तो कलचुरी वंश के बारे में बात करें तो प्रजाहितकारी था ये। अगर हम बात करें कलचुरी वंश के तो ये था प्रजाहितकारी, ये था प्रजाहितकारी था। कैसा वंश था ये? प्रजाहितकारी वंश था। तो अब हम बात करें जब इतना लंबा शासन रहा, मतलब 550 से लेके 1750 तक जब इतना लंबा शासनकाल रहा तो बहुत सारी क्या है व्यवस्थाएं की होंगी, तो हम देखते हैं कौन कौन सी व्यवस्थाएं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा वंश होता है, मतलब उसने लंबा शासन किया है, तो मतलब कौन कौन सी यहाँ पर व्यवस्थाएं थी या कौन कौन सी यहाँ पर व्यवस्थाएं की थी उन्होंने, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले सैन्य व्यवस्था, उसके बाद विदेशी विभाग, उसके बाद पुलिस विभाग, उसके बाद जनपद, फिर अधिकारी, फिर मंत्रिमंडल, फिर राजस्व व्यवस्था, फिर कर व्यवस्था, फिर स्थानीय शासन। ठीक है, उसके बाद कलचुरी जो संबंध है वो, उसके बाद यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट मिलिट्री। सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें तो सैन्य व्यवस्था के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ राजा सर्वस्व, यहाँ जो राजा है वो सर्वस्व है। जो राजा है सैन्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे तो वह सर्वोच्च है। अगर हम बात करेंगे जो राजा है वही सर्वोच्च है। ठीक है, सैन्य व्यवस्था के बारे में बात की, जो राजा है वही सर्वोच्च है, मतलब जो सारे निर्णय हैं वो अंततः क्या है राजा से ही क्या है निर्णय पूछ के लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल है, ठीक है, लेकिन राजा जो है वो सर्वोच्च है। अगर हम बात करेंगे विदेशी विभाग के बारे में, तो विदेशी विभाग के बारे में अगर हम यहाँ बात करें, विदेशी विभाग, तो विदेशी विभाग के अगर हम बारे में बात करें विदेशी विभाग में, तो विदेशी विभाग का ही नाम था क्या है संधि विग्रहाधिकरण। संधि विग्रहाधिकरण, अगर हम बात करें इसका नाम संधि विग्रहाधिकरण, इसका नाम था भाई। क्या था इसका नाम? था विदेशी विभाग का। अगर हम बात करें तो जो सुकत है और जो विग्रह है वो क्या है इस विभाग के प्रमुख हुआ करते थे और कार्य हुआ करते थे। इसके एक प्रमुख अधिकारी को क्या है महासंधि विग्रह कहते थे। मतलब पूछ सकते हैं आपको
महासंधि विग्राहक जो अधिकारी है इसका महासंधि विग्राहक, इसको कह सकते थे। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये पूछ सकते हैं आप एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे इसके बाद फिर थर्ड में जाएंगे तो पुलिस विभाग। देख लो भाई हमारे यहाँ तो पहले से ही चल रहे हैं ये सब विभाग। पुलिस विभाग के बारे में हम बात करते हैं। पुलिस विभाग के बारे में हम बात करें तो दंड पाशिक या दंड नायक के नेतृत्व में क्या पुलिस विभाग था। राज्य का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार था। तो विभाजन हम ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें जो पुलिस विभाग था वो दंड नायक के नेतृत्व में था। किसके? जो दंड नायक है उसके नेतृत्व में था। ठीक है, उसके बाद राज्य को हम बांटेंगे, राज्य को बांटते हैं, राज्य को बांटते हैं। तो यहां राज्य को कैसे बांटेंगे? राज्य को बांटते हैं तो कैसे बांटेंगे? जनपद। तो जनपद 7 जनपद की हम बात करें, 7 मतलब अगर हम बात करें जनपद 7 देश थे। जनपदों में अगर हम बात करें उस समय तो मध्य प्रदेश, वडहर, भट्टबिल और ब्रह्मपद, कार्य और तमनल, और यहाँ पर तथा बहुत सारे मंडलों को क्या है उल्लेख कलचुरी अभिलेख में मिलता है। ये सब हुए थे। अगर हम बात करें फिर अधिकारी, अगर हम बात करें फिर यहाँ पर अधिकारी, अधिकारी की अगर हम बात करें तो अधिकारी में क्या है, अधिकारी को क्या है, इसमें क्या है अमात्य। अमात्य तो आपने सुना होगा, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा तो वो राजा का क्या है एक प्रकार के सलाहकार होता है ना। और जो मतलब राजा जो भी आदेश देता है वो अमात्य को देता है और अमात्य उसको क्या फॉलो कराता है। अमात्य एवं क्या विभिन्न विभागों के विभिन्न जो विभाग है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे ना। महाअध्यक्ष नामक अधिकारी जो होता था वो सर्वोच्च न्यायालय का क्या है अधिकारी होता था। जो अध्यक्ष है वो सचिव जो आलय होता है उसका अध्यक्ष होता था। उसके बाद महासेनापति सेना अध्यक्ष हुआ करता था। दंड पाशिक हुआ करता था। दंड नायक जो पुलिस विभाग का उसका अधिकारी होता था। महागंडककारी होता था जो क्या है दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें मंत्रिमंडल, अमात्य जो है वो क्या है शक्तिशाली अधिकारी था। अगर हम बात करें अमात्य की, अगर हम बात करें अमात्य, ये क्या है शक्तिशाली अधिकारी हुआ करता था। अमात्य जो है वो शक्तिशाली अधिकारी हुआ करता था। जो अमात्य है वो क्या है सबसे शक्तिशाली अधिकारी हुआ करता था। अब हम बात करें मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद क्या है, राजाओं को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होता था उसको क्या है हम राज्य का, और लेकिन राजा का अंतिम निर्णय होता था। मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल है वो तो सलाह देती थी। मंत्रिमंडल की बात करें, ये हो गया मंत्रिमंडल जो राजा को सलाह देता था, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो राजा ही लेता था। अगर हम बात करें फिर जो राजस्व व्यवस्था है, यहीं पर अगर हम बात करें राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें जो राजस्व व्यवस्था है तो उसका जो अधिकारी है उसको महाप्रमात्र कहते थे। जो राजस्व का अधिकारी है उसको हम क्या कहते थे, महाप्रमात्र। इसको हम राजस्व का अधिकारी कहते थे। उसके बाद कर अगर हम बात करें तो क्या है, कर नमक कर हुआ करता था, खान कर हुआ करता था, लोहे खनाज आदि, वन चारागार, बाग बगीचा, आम महुए आदि पर लगने वाले कर क्या है राज्य की एक आय के स्रोत हुआ करते थे। मंडी में क्या है सब्जी बेचने के लिए योगा नामक परमिट लेना पड़ता था। समझो मंडी में अभी तो आपने देखा होगा कि सिटियां हो गई हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, तो कहीं सब्जी मतलब अगर हम
दुकान लगाते हैं, सब्जी मंडी होती है, तो वहाँ पर भी क्या है आपको एक रसीद कटवानी पड़ती है दुकान लगाने की। तो उस समय भी क्या है सब्जी वालों को क्या है परमिट लेना पड़ता था, योगा नामक क्या परवाना लेना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक आपको कर के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करें स्थानीय शासन की। तो स्थानीय शासन में क्या है गांव एवं नगरों में क्या है जनता द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय पंचकुल नामक परिषद स्थानीय शासन व्यवस्था संभालती थी। स्थानीय शासन में जैसे अगर हम बात करें स्थानीय शासन में जो हमारे ग्राम है, तो ग्राम में हम क्या पंच बोलते हैं। पंच जो हमारे ग्राम में क्या है छोटे मोटे मामले को निपटाने के लिए क्या है जो मतलब पंचायत होती है, तो उसमें क्या 5 लोग बैठते हैं। जो मुखिया होता है पंचायत का वो क्या है सबसे अधिक जो मतलब शक्तिशाली होता है। ठीक है, लेकिन निर्णय क्या है पांचों मिलकर करते हैं। तो वैसे ही क्या स्थानीय शासन में क्या है 5 सदस्यीय पंचकुल नामक परिषद स्थानीय शासन व्यवस्था संभालती है। ठीक है, इनमें क्या है काफी अधिकारी भी हुआ करते थे। इसके सदस्य क्या है महत्तर कहलाते थे। ठीक है, नगर के क्या है प्रमुख अधिकारी को क्या प्रधान ग्राम प्रमुख इसको कहते थे, ग्राम कूट या ग्राम भोगक। ठीक, कर वसूलने वालों को क्या है क्या कहते थे सोल किक कहते थे। क्या कहते थे सोल किक। और हम बात करें जुर्माना वसूल करने वालों का है दंड पाशिक कहते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कलचुरी संबंध भी आरंभ किया आभे रानी ईश्वर नाम द्वारा। क्या है 248 से 200 ईस्वी में क्या है पिछले संबंध को क्या है कलचुरी बहुघात कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्या है समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे फिर जो यादव वंश है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही हो। इसके बाद हम करेंगे कल यादव वंश होगी और प्राचीन जो मध्य प्रदेश है वो कल खत्म कर देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में, और सुनने से ही आपको यहाँ पर क्या बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।